सुसंस्कृतम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। ठीक है, चलिए आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब रही, इसलिए हमारी वीडियो लेट हो गई है। चलिए कोई बात नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम जो संस्कृत में हमारा ग्रंथ लगा हुआ है चतुर्थ अंक, उसके हमने 35 क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम स्टार्ट करेंगे 36वें क्वेश्चन से, 35 क्वेश्चन से। ठीक है, और जो पिछली वीडियो हैं उनको देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो एक ही स्थान पर मिल सके। चलिए, हम आज का पहला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पर। नाट्यस्य कृते ब्राह्मणा यजुर्वेदात् किम वस्तु गृहीतम्। नाटक के जिस रचा गया है, जिसमें जो हमारे ब्रह्मा हैं और जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेदात से किम वस्तु, यजुर्वेद से क्या वस्तु ली गई है। ठीक है, पूछा जा रहा है जो नाट्य कृति है, ब्रह्मा ने यजुर्वेद से क्या लिया है या यजुर्वेद में क्या चीज है। ठीक है, ऋग्वेद से क्या है, अथर्ववेद से क्या है और सामवेद से क्या है। ये भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं क्योंकि नाटक लगे हुए हैं, महाकाव्य हमारी यूपी टीजीटी संस्कृत में लगे हुए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस तब होता तब नाट्य जो विद्या है, जो नाटक वाली विद्या है, वो हमारी लगी हुई है। नाटक हमारा यूपी टीजीटी संस्कृत में लगा हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या चीज ग्रहण की है। नाट्यस्य कृते ब्रह्मणा यजुर्वेदात् किम वस्तु गृहीतम्। अभिनय, नाटक में क्या होता है, अभिनय। क्या प्रस्तुत किया जाता है मंच पर, अभिनय। ठीक है, नाट्य वस्तु नाटक, नाट्य की वस्तु क्या है, अभिनय। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैखानसः अस्ति। वैखानस कौन है। वैखानस अभिज्ञान शाकुंतलम का एक पात्र है जो आश्रम में रहता है, कर्ण के आश्रम में रहता है और कर्ण काश्यप का ही एक शिष्य है वैखानस। ठीक है, ये वही वैखानस है जो जिस समय दुष्यंत आश्रम में प्रवेश करते हैं एक मृग का पीछा करते करते, और वो जो वैखानस होता है वो राजा दुष्यंत को रोकता है, ना हंतव्यो मृग, कि ये मृग हमारे आश्रम का है, इसे आप मत मारिए। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है हमारा, भागिन्यास्ते मार्गम आदेशाय केन उक्तम। ये जो वाक्य है, ये जो पद है, ये किसके द्वारा उक्त है, ये किसने कहा है। ठीक है, भागन ने अपनी बहन को मार्ग में बिठाओ, ऐसा कौन कह रहा है। अपनी बहन को मार्ग में बिठाने के लिए किसने कहा तो कर्ण ने है। किससे कहा है, शारंग के लिए। ये जो भगनी किसको बोला, शकुंतला को। किसकी भगनी, किसकी बहन, शारंग की। बोलते कौन है, काश्यपेन। काश्यप का दूसरा नाम ही कर्ण है। कर्ण और काश्यप एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, मारीच महर्षि और कश्यप। ठीक है, कश्यप, यहाँ लिखा है मैंने काश्यप हम कर्ण को कहेंगे और कश्यप हम महर्षि मारीच को कहेंगे। ठीक है, तो काश्यप के द्वारा किसके लिए कहा गया, शारंग के लिए। शारंग से कहते हैं महर्षि कर्ण, भागन्यास्ते मार्गम आदेशाय केन उक्तम। किसने कहा, कर्ण ने। किसके लिए कहा गया है, शकुंतला के लिए। लेकिन काश्यप ने किससे कही ये बातें किससे कही, शारंग से। शारंग के लिए इसलिए आएगा क्योंकि ये जो आदेश दिया गया है वो शारंग के लिए है, ये आदेश शारंग के लिए है। भगनी पद किसके लिए आया है, अगर ये पूछा जाता है आपसे, तब आपका हो जाएगा शकुंतला। ठीक है, जब विदाई का अंतिम चरण आ जाता है, सारे श्लोक, सारी शिक्षाएं, सारी बातें वहां जाने के लिए शकुंतला को समझा दी जाती हैं और शारंग को भी समझा दी जाती हैं महर्षि कर्ण के द्वारा। तब महर्षि कर्ण कहते हैं शारंग से, जो शकुंतला है, शकुंतला को जो ससुराल के लिए भेजने के लिए जो आश्रम से जा रहे हैं, वो शारंग है, शारदत्त है और माता गौतमी है। ये 3 लोग जाते हैं। ठीक है, अनसुईया और प्रियमदा, इनकी कोई भी सखी नहीं जाती है। तो हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। आज इसको हम पूरा करने की ही सोच रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारे,
गुणवते कन्यका प्रतिपादनीये अत्य अयं तावत् प्रथमः संकल्पः एतत् कथनं कस्य। ये जो कथन है, ये जो लाइन है, गुणवते, गुणवान को ही कन्या देनी चाहिए, तावत, ऐसा प्रथम संकल्प होता है किसका? माता पिता का। माता पिता का प्रथम संकल्प होता है कि जो कन्या किसे देनी चाहिए, वर कैसा होना चाहिए? गुणवान। ये कैसा संकल्प है? प्रथम संकल्प है। उसके बाद घर बार और बाकी रिश्तेदार आते हैं कि कैसा होना चाहिए। लेकिन माँ बाप का सबसे पहला कर्तव्य होता है कि तावत गुणवती, जिसको कन्या दी जा रही है, जो कन्या का भरण पोषण करेगा, वो गुणवान होना चाहिए। ठीक है, ये जो लाइनें हैं इनका अर्थ बहुत सुंदर है, व्यवहार में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कर्ण जी ने जो, कालिदास जी की सारी ही जो रचनाएं हैं वो एकदम व्यवहार आधारित हैं। जो हम लोग देख रहे हैं, अपने कल्चर में भी देखते हैं, वो सब हमें यहाँ से भी, यहाँ देखने को पहले से ही मिलता है। ठीक है, तो ऐसा कौन बोलती हैं? ये कथन किसका है? ये कथन अनसुईया का है। जब ये दोनों सखियां आपस में बात करती हैं, प्रियमदा और अनसुईया, तो ये कहती हैं, जो अनसुईया होती है उन्हें कर्ण की चिंता नहीं होती, वो महर्षि कर्ण की तरफ से निश्चिंत होती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहती हैं कि जो शकुंतला ने जिससे विवाह किया है वो राजा है, वो सम्राट है। तो ये, और माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को अपनी सुकन्या के लिए, अपनी कन्या के लिए एक सुयोग्य वर चाहिए, जो दुष्यंत के अंदर गुण, सारे गुण स्थित हैं। तो मुझे महर्षि कर्ण की तरफ से कोई चिंता वाली बात नहीं है, वो इस विवाह को स्वीकार जरूर करेंगे। किंतु जो प्रियमदा है, सॉरी, ये जो बातें हैं ये अनसुईया सोचती है किसके लिए? दुष्यंत के लिए। ठीक है, तो जो महर्षि कर्ण के लिए सोचती है, निश्चिंत है, वो है प्रियमदा। दुष्यंत के लिए जो चिंतित है वो है अनसुईया। मतलब वो कहती हैं, अनसुईया सोचती है कि जो महर्षि कर्ण है वो चीज तो ठीक है, लेकिन जो दुष्यंत है, इतने दिन हो गए हैं, दुष्यंत की ना कोई पत्र है, ना कोई खबर है, ना कोई आया है वहां से, कहीं ऐसा तो नहीं जो गुणवान है उसके विपरीत उसका चरित्र हो। ऐसे ख्याल अनसुईया के मन में आते हैं इतने दिन बीत जाने के बाद। लेकिन प्रियमदा क्या कहती है? प्रियमदा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, दुष्यंत ठीक है, जैसा दुष्यंत का रूप है, जैसा गुण है, जैसा सोना है, वो उनसे विपरीत नहीं है, उसके ही अकॉर्डिंग वो है। तो ये जो पहली लाइन हमारी है वो किसने कही है? कथन अनसुईया ने। ठीक है, कि माँ बाप को क्या चाहिए? माँ बाप को क्या चाहिए? जो महर्षि कर्ण है वो इस विवाह को, गांधर्व विवाह को स्वीकार अवश्य कर लेंगे, क्योंकि माँ बाप का जो पहला कर्तव्य होता है वो गुणवती, कन्या गुणवान को ही देनी चाहिए, इसलिए मैं संतुष्ट हूँ। लेकिन मुझे जो, इससे अगली लाइन में है, मुझे जो चिंता है, मुझे ये है कहीं अपने गुणों के विपरीत राजा दुष्यंत ना हो। ठीक है, राजा दुष्यंत की तरफ से निश्चिंत होती है प्रियमदा के ऐसा नहीं होगा, वो अच्छा है। और महर्षि कर्ण की तरफ से निश्चिंत होती है अनसुईया कि जो माँ बाप का कर्तव्य होता है वो सब मतलब गुणवान व्यक्ति जो देखते हैं माँ बाप, इसलिए कर्ण जो है वो इस विवाह को अस्वीकार कर ही नहीं सकते। वो, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, पता चलना चाहिए। ठीक है, महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में ही विवाह होता है, इसलिए वो दोनों चिंतित होती है। एक महर्षि कर्ण के विषय में सोचती है कि पता चलेगा तो क्या सोचेंगे, और एक सोचती है, एक सखी सोचती है अनसुईया कि जो राजा दुष्यंत है अगर वो नहीं आए और हमारी सखी शकुंतला गर्भिणी है तो हम क्या करेंगे। ये सब उनके मन में ख्याल चलते हैं जब तक दुष्यंत नहीं आते और जब तक कर्ण नहीं आते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्घ शब्दे कति वस्तुनि।
जो अर्घ तैयार किया जाता है, किसी के भी पहले क्या होता था, जब अतिथि आते थे तो अतिथि सत्कार में हम लोगों का पहले से ही ये कल्चर है कि हम चरण धोते हैं, चरण धोए जाते थे। और चरण धोने की जो वस्तु होती थी, जो अर्घ दिया जाता था, उस अर्घ की में जो वस्तुएं होती थी वो अष्ट वस्तुएं मिलाई जाती थी। शहद, दूध, जल, फूल, ये सब चीजें, दूर्वा वगैरह, ये सब चीजें अर्घ में मिलाई जाती थी और उनसे अतिथि का आदर सत्कार किया जाता था। ठीक है, तो जो अर्घ शब्द हमारा आया है, अर्घ के लिए अनसुईया कहती हैं, जब महर्षि दुर्वासा शकुंतला को श्राप देकर दुर्वाद्य गति से चले जा रहे हैं, उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे जाती है प्रियमदा। इतने अनसुईया कहती हैं कि तू महर्षि दुर्वासा को लौटा कर ले आ और तब तक मैं अर्घ की वस्तुएं तैयार कर लेती हूँ। तो ये अर्घ शब्द हमारा यहाँ आया है। तो अर्घ शब्दे कति वस्तुनि, जो अर्घ शब्द है उसमें कितनी वस्तु मिलाई जाती हैं, उस वो कितनी वस्तुओं से मिलकर बना होता है, तो अष्ट यानी 8 वस्तुओं से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है हमारा कालिदासेन अभिज्ञान शाकुंतले कति छंदासी। जो कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिखा गया है, उसमें कितनी छंदों को प्रयोग किया है, उसमें कितनी छंद प्रयुक्त हैं। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितनी छंद प्रयुक्त की हैं या प्रयोग में लाई हैं? चतुर्विंशति, यानी 24 छंदों का प्रयोग किया गया है, चतुर्विंशति। ठीक है, चलिए अब हम अगला देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा मारीचस्य शिष्य अस्ति। मारीच का शिष्य है, मारीच के एक शिष्य का नाम अक्सर पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। और क्यों पूछा गया है? क्योंकि जब दुष्यंत और शकुंतला का पुनर्मिलन हो जाता है, हमारे नाटक का अंत सुखांत हो जाता है, तब जो महर्षि मारीच जी हैं, वो महर्षि कर्ण को सूचना देने के लिए किसको भेजते हैं? गालब को भेजते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से गालब का नाम पूछा जा सकता है कि महर्षि कर्ण को किसके द्वारा सूचना मिली दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की? गालब की। और मारीच का शिष्य कौन है? गालब। मारीच महर्षि ने कर्ण के पास किसको भेजा था? गालब को, क्योंकि गालब ही मारीच जी का शिष्य है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। शिष्य से ही गुरु कार्य करवाते थे, पहले से ही ये प्रथा है कि कहीं आने जाने का काम या किसी छोटे मोटे आश्रम के जो कार्य होते थे वो शिष्य ही करते थे। शिष्य गण होता ही इसलिए था, शिक्षा ग्रहण करने के लिए और आश्रम संबंधी कार्यों के लिए। ठीक है, तो जो मारीच जी के शिष्य हैं वो कौन है? गालब। दुष्यंत और शकुंतला के पुनर्मिलन की सूचना महर्षि कर्ण को किसके द्वारा दी जाती है? गालब के द्वारा। कर्ण आश्रम में महर्षि जो मारीच है वो किसे भेजते हैं? गालब को। ठीक है, हमारे 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मारीच जी का जो शिष्य है वो गालब है, महर्षि कर्ण मत लगा देना। ठीक है, महर्षि कर्ण के शिष्य हैं गौतम है, शारंग्रव है, शार्दूल है और वैखानस है। ठीक है, अगला है हमारा अभिज्ञान शाकुंतले भरतवाक्ये छंदः। जो अभिज्ञान शाकुंतलस्य नाटक का अंतिम श्लोक है, और अंतिम श्लोक 7वें अंक का अंतिम श्लोक है, उसमें छंद कौन सी प्रयुक्त हुई है? उसमें छंद प्रयुक्त हुई है रुचिरा। ठीक है, रुचिरा छंद। अभिज्ञान शाकुंतले समालोचकै कस्यै निसर्ग कन्या, ये उपाधि है। ठीक है, निसर्ग कन्या इति उपाधि कहा। ये जो उपाधि है निसर्ग कन्या की, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपको यक्षिणी के लिए मिलेगा, तन्वी पकविंबवा। तो और षष्ठी धातु राधेव,
ये जो उपमाएं हैं वो यक्षिणी के लिए हैं। यक्षिणी भी मेघदूत की सबसे सुंदर नायिका है, और दूसरी शकुंतला और कादम्बरी। ये तीनों ही नायिका बहुत मनोहारी और सुंदर हैं, और इनकी जो उपाधि है, इनके लिए जो उपमाएं कालिदास जी ने प्रयुक्त की हैं, वो उपमाएं हमें माइंड में रखनी है, वो पूछी जाती हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो हमारा निसर्ग कन्या जो उपाधि है वो किसकी है? शकुंतला की है। किसने दी है? समालोचकों ने। ठीक है, कुछ होते हैं आलोचक। चलिए, कुछ होते हैं आलोचक। कोई भी रचना, कोई भी कृति जब होती है तो कुछ अच्छा बताते हैं और कुछ आलोचना करते हैं, और कुछ समालोचक होते हैं। जो समालोचक जो है उन्होंने कौन सी उपाधि दी है और किसको दी है? शकुंतला के लिए। ठीक है, ये किसके लिए आया है? निसर्ग कन्या पद शकुंतला के लिए, ये हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतले कयो अंकयो अनसुया प्रियमदयो उपस्थिति नास्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में कयो, अब अनसुईया और प्रियमदा 2 हैं, तो 2 के लिए हमारा कौन सा द्विवचन प्रयुक्त होता है? ये कहा, यहाँ पूछा जा रहा है आपसे कि अनसुईया और प्रियमदा जो 2 सखियां हैं वो किस अंक में उनकी उपस्थिति नास्ति नहीं है। उनकी उपस्थिति किस अंक में नहीं है? उनकी उपस्थिति हम देखेंगे 5वें में नहीं है, 6ठे में नहीं है और 7वें में नहीं है। पंचम, षष्ठम और सप्तम, इन तीनों अंकों में ना अनसुईया दिखाई देती है और न प्रियमदा दिखाई देती है। ठीक है, और दूसरा हम ध्यान रखेंगे जो हमारा विदूषक है, अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का जो हमारा विदूषक है, और विदूषक का नाम है मांडव्य। जो विदूषक का वर्णन मिलता है हमें, वो कितने, विदूषक का जो वर्णन है वो किस किस अंक में मिलता है, तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। विदूषक का वर्णन मिलता है हमें 2 में, 5वें में और 6ठे में। विदूषक का वर्णन 2 में मिला है। दूसरे में जो शुद्ध विष्कंभक है, वहीं से विदूषक अपनी भूमिका बना देता है नाटक की आगे के लिए। तो जो विदूषक है वो 2 में दिखाई देता है, 5वें में दिखाई देता है और 6ठे अंक में दिखाई देता है। 3 अंकों में दिखाई देता है विदूषक। विदूषक की 1-2 सूक्ति भी है द्वितीय अंक में, ये चीज ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको ध्यान माइंड में रह जाएगा। दुष्यंत की और मांडव्य विदूषक की वार्तालाप होती है 2 अंक में, फिर वो 5वें अंक में दिखाई देता है। ठीक है, दुष्यंत के साथ फिर वो 6ठे अंक में दिखाई देता है, जहां पर पश्चाताप करता है राजा दुष्यंत। ठीक है, तो 2 अंक में, 5वें अंक में और 6ठे अंक में हमारा विदूषक पात्र जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का, वो दिखाई देता है। और जो हमारा सानुमति जो आती है, मेनका की जो सखी हैं सानुमति, वो हमें केवल और केवल दिखाई देती हैं 6ठ अंक में। किस लिए आती हैं? जो राजा दुष्यंत है वो उनकी मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका के द्वारा भेजी गई थी। जो सानुमति है वो केवल 6ठे अंक में दिखाई देती है, और जो महर्षि कर्ण है वो केवल 4th अंक में दिखाई देते हैं। तो कुछ पात्र बिल्कुल भी किसी किसी अंक में दिखाई नहीं पड़े, जैसे हमारी अनसुईया और प्रियमदा हैं, ना 5वें में दिखाई दी है, ना 6ठे में दिखाई दी है, और ना ही वो 7वें में दिखाई दी है। ठीक है, और 6ठे में तो हमारी शकुंतला भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि शकुंतला 7वें में दिखाई जाती है, 6ठे में और 5वें में तो 5वें तक तो वो चली जाती हैं। 6ठे में राजा के पश्चाताप का अंक है, उसमें वो उन्हीं का दुख और वियोग है, वो विलाप करते हैं, शकुंतला के लिए पश्चाताप करते हैं। 7वें में शकुंतला दिखाई जाती है, शकुंतला की अंकें ज्यादा में है। एक पूछा जा सकता है, अगर अंकों से क्वेश्चन बनता है
एक तो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, जो महर्षि कर्ण है वो केवल चतुर्थ अंक में दिखाई दिए हैं। जो हमारी मेनका एक पात्र है अभिज्ञान शाकुंतलम की, वो केवल हमें षष्ठ अंक में दिखाई देती है। ठीक है, जो हमारा विदूषक है वो हमें दूसरे अंक में भी दिखाई देता है, पांचवें अंक में भी दिखाई देता है और छठे अंक में भी दिखाई देता है। ठीक है, अब हमारी अनसुईया और प्रियमदा है, इनकी उपस्थिति पूछी है किन में नहीं है, ये किन अंकों में नहीं है। ये हमारी पांचवें में नहीं है, छठे में नहीं है और सातवें में नहीं है, क्योंकि पांचवें चतुर्थ तक तो विदाई हुई, विदाई तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चार तक ये दोनों सखी शकुंतला के साथ बनी रहती हैं और दिखाई जाती हैं मंच पर। पांचवें में नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो हस्तिनापुर की बात हो जाती है, ये आश्रम तक ही रहती हैं। ठीक है, और पांचवें, छठे, सातवें में अनसुईया और प्रियमदा नहीं है, क्योंकि वहां उनका कोई काम ही नहीं है। हस्तिनापुर और महर्षि मारीच के आश्रम पर भी वो नहीं जाती हैं। ठीक है, जो हस्तिनापुर उसके शकुंतला के साथ आते हैं, हस्तिनापुर शकुंतला को छोड़ने, वो तीन ही लोग आते हैं, शारंगरव, शारदत्त और गौतमी, तीन पात्र आते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कयो अंक है, शकुंतला की उपस्थिति किस में नहीं है? शकुंतला की उपस्थिति दूसरे और छठे में नहीं है। छठे में तो पांचवें में वो चली जाती हैं, मारीच के आश्रम में वो उपस्थित हो जाती है, तब से वो अपना जीवन मारीच के आश्रम में रहती हैं। और छठे अंक में क्या करते हैं, राजा दुष्यंत पश्चाताप करते हैं, तो छठे अंक में इसलिए नहीं दिखाई देती। दूसरे अंक में विदूषक की और दुष्यंत की वार्तालाप चलती है, वहां भी हमारी शकुंतला दिखाई नहीं देती। ठीक है, दूसरे अंक में और छठे अंक में शकुंतला की एंट्री नहीं होती, ये आप चीज लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से ये अंक वाले क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, हो सकता है एक ना एक क्वेश्चन आपका यहाँ से फंस जाए। ठीक है, देखिए, दूसरे में और छठे में शकुंतला दिखाई नहीं देती। छठे में क्यों नहीं दिखाई देंगी? इसलिए दिखाई नहीं देंगी क्योंकि पश्चाताप तो राजा ने किया था, राजा दुष्यंत को अंगूठी दिखाई जाती है वहां, तो पश्चाताप, ये जो दुख वियोग हुआ वो राजा ने किया, तो शकुंतला की वहां पर कोई एंट्री नहीं होती मंच पर। ठीक है, ये कहानी हमारी अलग हो गई। और दूसरे अंक में क्यों नहीं दिखाई देती हैं? दूसरे अंक में जब पहले अंक में इनकी वार्तालाप होती हैं, ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, शकुंतला और दुष्यंत, उसके बाद जो वार्तालाप होती हैं वो दुष्यंत अपने मन की स्थिति अपने मित्र विदूषक से बताता है। जैसे अपने मित्र से हम कोई बात शेयर करते हैं तो राजा दुष्यंत भी करता है, तो उनकी वार्तालाप होती है वहां पर। उसके रूप का वर्णन है, शकुंतला के रूप का वर्णन द्वितीय अंक में ही होता है। तो दूसरे अंक में भी शकुंतला नहीं दिखाई देगी और छठे अंक में भी शकुंतला नहीं दिखाई देगी। महर्षि कर्ण केवल चतुर्थ अंक में दिखाई दिए हैं, और मेनका की जो सखी सानुमति हैं वो केवल छठे अंक में दिखाई दी हैं। तीन क्वेश्चन हमारे हो गए। और चौथा क्वेश्चन बोर्ड पर है, अभिज्ञान शाकुंतलम कयो अंकयो अंशयो प्रेमदा उपस्थिति नास्ति, तो पांचवें में नहीं है, छठे में नहीं है और सातवें में नहीं है। ठीक है, और विदूषक की किस किस में है? विदूषक की हमारी दूसरे में है, पांचवें में है और छठे में है। विदूषक का जो वर्णन मिलता है अभिज्ञान शाकुंतलम में दूसरे अंक में, पांचवें अंक में और छठे अंक में। ये क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देती हूँ। शकुंतला हमारी किस अंक में दिखाई नहीं देती? दूसरे में और छठे में। ठीक, फिर अनसुईया और प्रेमदा किस अंक में दिखाई नहीं देती? पांचवें में नहीं देती, छठे अंक में दिखाई नहीं देती और सातवें में नहीं देती। अब बारी आती है किस अंक में कौन कौन दिखाई देता है। अब हमारा विदूषक दूसरे अंक में दिखाई देता है, उपस्थित रहता है, पांचवें अंक में भी उपस्थित रहता है और छठे अंक में भी उपस्थित रहता है। कौन? मांडव्य विदूषक, नाम भी आ सकता है और विदूषक भी आपसे पूछा जा सकता है। नाम मांडव्य है और जो वो पद है उसका वो विदूषक है। ठीक है, और जो महर्षि कर्ण है वो किस अंक में उपस्थित है? केवल और केवल चतुर्थ अंक में। ऐसा ही एक पात्र है जो एक अंक में उपस्थित है, वो कौन है? वो सानुमति है और अंक है हमारा षष्ठा। तो ये हमारे 45 क्वेश्चन हो गए। चलिए हम अब अगला देख लेते हैं जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भवन्ति नर्मास्ति तरवा फलागमयी
भवंती नर्मता, झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। तरवह माने वृक्ष, फल के आगमन पर। क्या हो जाते हैं? झुक जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं फल के आने पर। ये पंक्ति आपको नीति शतक में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, ये वाली पंक्ति हमारे कौन बोलते हैं? शारंगरव बोलते हैं। शारंगरव ने बोला है और कहा है, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो गुणवान विद्वान व्यक्ति हैं, वो अकड़कर नहीं, नम्रता विनम्रता से झुककर चलते हैं। ठीक है, और उपमा किससे ली है? तरवह वृक्षों से। फलागमयी भवन्ति नर्मास तरवह फलागमयी एतत् कथनम भवन्ति। ये कथन कसे किसका है? शारंगरवस्य। ये हमें, ये वाली लाइन हमें नीति शतक में भी देखने को मिलेगी। अगर आपसे पूछा जाता है कथन किसका है और शारंगरव आपको ऑप्शन में दिया है तो शारंगरव। अगर शारंगरव और अभिज्ञान शाकुंतलम, शारंगरव कथन नहीं पूछा जाता, ग्रंथ पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम और नीति शतक दोनों अलग अलग दिए हैं, तब आप लगाएंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। दोनों में से एक दिया है तो नीति शतक भी लगा सकते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों दिए हैं तब हम लगाएंगे अपना अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अभिज्ञान शाकुंतले सेनापते नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो सेनापति है, किसका सेनापति है? हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत का जो सेनापति है उसका नाम क्या है? भद्रसेन। भद्रसेन किसका नाम हो गया? सेनापति का। मांडव्य किसका नाम हुआ था? विदूषक का। सोमरात किसका नाम है? पुरोहित का। पुरोहित जो है सोमरात हैं। ठीक है, पुरोहित सोमरात हैं और एक वृद्ध ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम कांचुकी है। ऐसे बहुत सारे पात्र हैं, करभक है, द्वारपालक है, प्रतिहारी है, और ये जो हमारे सारे हस्तिनापुर के हैं, जो भी हमारे श्याल हैं वो भी हस्तिनापुर का है, मांडव्य भी हस्तिनापुर राजा दुष्यंत का है, भद्रसेन सेनापति राजा दुष्यंत का है, पुरोहित सोमरात राजा दुष्यंत का है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा, शकुंतलाया पुत्रवत पालितस्य मृगस्य। शकुंतला के द्वारा, शकुंतला ने जो पुत्रवत एक मृग का बच्चा, छोटे से मृग का बच्चा पाला था, तो उसका नाम पूछा है। मृगस्य का, उसका, उस मृग का क्या पूछा है? नाम पूछा है। एक मृग था, मृग का छोटा सा बच्चा जिसके पैर में चोट लगी थी। एक और नाम आएगा, पैर में जो घाव था उस घाव पर शकुंतला कौन सा तेल लगाती थी, उस तेल का नाम पूछा जाता है। तो आप उस तेल का नाम याद रखेंगे, इंगुदी का तेल। इंगुदी का तेल से उसकी मालिश करती थी मृग के पैर पर। ठीक है, और जो मृग पुत्रवत, पुत्र के समान पालन पोषण किस मृग का किया था? दीर्घपांगा। उसका नाम क्या है? दीर्घापांगा। दीर्घापांगा, जल्दी से याद करेंगे, 3 से 4 बार बोलेंगे, दीर्घापांगा, दीर्घापांग, दीर्घापांगः। ठीक है, और नाम क्या था मृग का? दीर्घापांगः। और जो उसके पैर पे चोट लगी थी, उस चोट पर, किसके घाव पर किसका तेल लगाती थी? इंगुदी का। कौन लगाती थी? शकुंतला लगाती थी। और क्या खिलाकर उसे बड़ा किया था? शावक, सॉरी, किस घास को या क्या खिलाकर? शावक, शावक ही है, जो एक मुंजी चावल होते हैं, मुट्ठी मुट्ठी शावक खिलाकर उसने उसे बड़ा किया था। इसलिए आया है क्या? पुत्रवत पालितस्य। जो पुत्र के समान एक मृग को, छोटे मृग को शकुंतला ने पाला था, उसका नाम पूछा जाता है तो दीर्घापांगः। उसके पैर पर, घाव पर जो तेल लगाया था उसका नाम पूछा जाता है तो इंगुदी। क्या खिलाकर? शावक, यानी शावक की घास त्रास खिलाकर उसने उसे बड़ा किया था। किसने? शकुंतला ने। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करनी है जरूर से। पिछली बार नहीं,
हर बार हमारा जो नाटक की नायिका होती है, जो किसी भी ग्रंथ की नायिका होती है, उसकी उपमाओं को आप एक स्थान पर लिख लीजिए। उनसे आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ना मिले तो आप मुझसे कहना कि मैम आपने बोला था क्वेश्चन आया नहीं। हर बार आता है, और जो मैं 3 या 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, इन चारों में से ही आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। एक क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ शकुंतला को लेकर। अब दूसरा आया है, एयम एयम अधिक मनोज्ञा बल कले नापी तन्वी। बलकल यानी पत्तों वाले वस्त्रों में भी तन्वी कैसी, तन्वी सुंदर लग रही है। मनोज्ञा सुंदर दिखाई दे रही है, किसमें? पेड़ वाले पत्तों वाले वृक्षों को, वृक्ष के फूल पत्ती जो आश्रम में रहती हैं, वो उनके कोई ऐसा श्रृंगार नहीं होता। वो वस्त्रों को सीमित वस्त्र पहनती हैं, और जो श्रृंगार आदि के लिए यूज करती हैं वो प्राकृतिक चीजें यूज करती हैं, जैसे फूल वगैरह। ठीक है, तो इयम अधिक मनोज्ञा, सुंदर मनोहारी लग रही है, बलकल पत्तों के वस्त्रों में भी तन्वी सुंदर। कौन? ये जो तन्वी पद है, अत्र तन्वी पद का, ये जो तन्वी पद है वो किसके लिए आया है? यहाँ पूछा है तन्वी पद का। तो ये जो आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। अधिक मनोज्ञा, बल कले नापी, तन्वी तो आपको यक्षिणी के लिए भी मिलेगा, इसलिए इस तन्वी में ही कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तन्वी कालिदास जी ने यक्षिणी के लिए भी यूज किया है पद, तो हमें याद रखना है अधिक मनोज्ञा बल कले नापी, बलकले नापी, बलकल वस्त्रों में भी। ठीक है, सुंदर लग रही है तन्वी। कौन? शकुंतला के लिए। यहाँ जो तन्वी पद यूज हुआ है वो शकुंतला के लिए हुआ है। अब जो यक्षिणी के लिए यूज हुआ है मैं आपको वो करा देती हूँ। एक साथ करके लिखेंगे तो कंपैरिजन में आपको याद रहेंगे। हालांकि जब मैं मेघदूत के क्वेश्चन कराऊंगी वो क्वेश्चन तब भी वहां आएगा और हम दोबारा याद करेंगे, दोबारा से उसका रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार और करा देती हूँ। तन्वी श्यामा, ये हमारा 50 नंबर का मेघदूत का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा अभिज्ञान शाकुंतल का नहीं है। ठीक, ये है हमारा तन्वी श्यामा। यहाँ उपमा दी गई है यक्षिणी के लिए। शिखरी दशना, शिखरी दशना पकबिंब, पकबिंब, पकबिंबाधरोष्ठी। तन्वी श्यामा शिखरी दशना पकबिंबा अधरोष्ठी। ठीक है, ये पकबिंबा अधरोष्ठी। ठीक है, शिखरी दशना दांतों के लिए, पकबिंबा अधरोष्ठी पके हुए अनार के दानों के समान क्या है? उसके होठ हैं। किसके होठ हैं? यक्षिणी के। ये उपमा ली गई है। ये दोनों पद किसके हैं? किसके पद? दोनों पद हैं। दोनों पदों की जो उपमा ली गई है वो यक्षिणी के लिए की गई है। अब यहाँ ये लाइन देकर आपसे पूछा जाता है कि तन्वी किसके लिए आया है? तन्वी श्यामा किसके लिए आया है? तो तन्वी श्यामा यहाँ यक्षिणी के लिए आया है। ठीक है, यक्षिणी। हिमालक्षी, ये तन्वी श्याम। अब देखिए
अंतर है ना। लेकिन तन्वी इसमें भी पूछा जा सकता है और तन्वी यहाँ भी पूछा जा सकता है कि तन्वी किसके लिए आया है पद। लेकिन जब भी पूछेगा केवल अकेला पद नहीं पूछा जाएगा कि तन्वी से किसका बोध हो रहा है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको पूरी लाइन दी जाएगी। ये इयम अधिक मनोज्ञा बल कले नापी तन्वी, पूरी लाइन देके पूछा जाएगा तन्वी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तन्वी श्यामा शिखरी दशनापक बिंबाधरोष्ठी, यहाँ भी पूरी लाइन देकर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो तन्वी है, यहाँ इस तन्वी से किसका बोध हो रहा है, किसका उपमा दी जा रही है, किसका पता चल रहा है, किसकी प्रशंसा की जा रही है, किसकी जो भी आपसे क्वेश्चन बनता है वो इन दोनों के लिए, लेकिन लाइनें आपको पूरी मिलेंगी। ठीक है। यक्षिणी, यहाँ तन्वी यक्षिणी के लिए यूज हुआ है और यहाँ तन्वी हमारी शकुंतला के लिए यूज हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, पूछे जाते हैं। अगर इस लाइन में पूछा जाए कि कौन सा अलंकार है, तब अलंकार हो जाएगा उपमा। कभी भी किसी की सुंदरता का वर्णन किसी दूसरी वस्तु से किया जाता है तो आपको आंख बंद करके लगा देना है अलंकार उपमा। ठीक है। अगर पूछा जाता है किसी का भी दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है तो बस सुंदरता में जब भी उपमा दी जाए, मुख की, होठों की, किसी की भी दूसरे से दी जाए तो आपको उपमा ही अलंकार लगाना है। एक और प्रश्न मैं आपको करा देती हूँ, वैसे मैं ये आपको मेघदूत में भी कराऊंगी। सृष्टि रादेव धातु पद। अब ये जो सृष्टि रादेव धातु हमारा पद है वो किसके लिए यूज हुआ है। सृष्टि यानी सृष्टि की रचना करने वाले विधाता ब्रह्मा ने सबसे पहली विधाता की सबसे पहली रचना कौन है। ये पद सृष्टि राधेव धातु, सृष्टि की पहली रचना के समान ब्रह्मा ने किसकी रचना की है, ये पद किसके लिए आया है, तो ये पद भी आपका यक्षिणी के लिए ही आया है। किसमें, मेघदूत में। ठीक है। शिखरी दर्शना पकबिंब अधरोष्ठी सृष्टि राधेव धातु पद, ये तीनों पदों से उपमा दी गई है हमारी यक्षिणी की। ठीक है। बल कले नापी तन्वी से दी गई है शकुंतला की। ये आपको तीनों क्वेश्चन कहीं पर भी नोट डाउन कर देने हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको 2 नंबर तो अवश्य ही दिलाएंगे। ठीक है। और पूछे जाएंगे, हर बार ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तीनों क्वेश्चन आपके तैयार हो गए हैं और हमारे 51 क्वेश्चन आज की वीडियो में हैं। चलिए 2-4 हम ओरल क्वेश्चन ही तैयार कर लेते हैं। जैसे लगभग क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं उनसे आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। ठीक है। भरत वाक्य भी मैं आपको करा चुकी हूँ। कांचुकी का नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। कांचुकी राजा दुष्यंत के यहाँ है। वातायन, कांचुकी का क्या नाम है, वातायन। जो एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति होता है राज्य में, तो वो दुष्यंत के यहाँ पर क्या करता है, वो राजा दुष्यंत के प्रदत्ता कण्वः शिष्याणाम आगमनस्य सूचना। कण्व के शिष्य जब किसको लेकर, शकुंतला को लेकर कहाँ पहुंचते हैं, हस्तिनापुर पहुंचते हैं, तो वो सूचना राजा दुष्यंत तक कौन ले जाता है, कांचुकी ले जाता है, जिस कांचुकी का नाम है वातायन। ठीक है। दुष्यंतस्य कारागी पंचमांग अंके संगीतस्य अभ्यास करोति। अब इसमें एक गीत का वर्णन आता है, अहो राग पद विरागिनी। वो जो पद है वो हंस पदिका के लिए आया है। 5वें अंक में जो गीत गाया है वो राजा की दूसरी पत्नी हंस पदिका है, उसका वर्णन वहां पर आपको मिलेगा। तात कदा नु भूयस्य तपोवनम प्रेक्ष्ये एतद कथनम कस्य। तात मतलब मैं इस को तात कहती हैं कर्ण को और ये शकुंतला कह रही हैं ये लाइन, कदा नु भूयस्य तपोवन प्रेक्ष्ये, मैं
इस तपोवन भूमि से जा रही हूँ, भेज रहे हो, फिर कब बुलाओगे, फिर मैं कब आऊंगी। कौन पूछती है? राजा शकुंतला पूछती है महर्षि कर्ण से। जो राजशेखर हैं, राजशेखर ने कितने कालिदासों का वर्णन किया है? राजशेखर ने 3 कालिदास बताए हैं। राजशेखर के द्वारा 3 कालिदासों का वर्णन किया गया है। बाकी सब क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। ठीक है, सुलभ कोपो महर्षि, सुलभ कोपो महर्षि जो पद आया है वो किसके लिए आया है? वो दुर्वासा के लिए आया है। दुर्वासा के विषय में मैं आपको इतनी सारी बातें बता चुकी हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे लगभग क्वेश्चन ग्रंथ हमारे अभिज्ञान शाकुंतलम के कंप्लीट हो गए हैं। इतने ही क्वेश्चन को आप अगर पढ़ लेते हैं और मेरी वीडियो को 1 से 2 बार, अगर 2 बार देख लेते हैं तो आपके इन 50 से 4 गुना 3 गुना क्वेश्चन, 150-200 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं। लिखे हुए क्वेश्चन और ओरल क्वेश्चन जो मैं बोलती हूँ वो हर एक क्वेश्चन होता है। जो भी मैं बताती हूँ वो क्वेश्चन बनता है। आपको जो मैं बोलती हूँ उस पर भी ध्यान देना है और जो मैं लिखवाती हूँ उस पर भी ध्यान देना है। आपको मेरी हर एक बात पर ध्यान देना है ताकि आपके क्वेश्चन बनते चले जाएं आसानी से। ठीक है, चलिए अब हमारा इतने ही क्वेश्चन अभिज्ञान शाकुंतलम के आपको करने हैं तैयार। सारी वीडियो को 2 बार अवश्य देखिए ताकि आपके क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हो जाएं, आपको याद हो जाए यहीं के यहीं, आपको नोट डाउन कहीं पर भी ना करना पड़े। जिन क्वेश्चन को मैंने विशेष कर कहा है आप उनको ही नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगला ग्रंथ उठाएंगे मेघदूत या कादम्बरी, इन दोनों में से एक ग्रंथ उठाएंगे। 50-50 क्वेश्चन सबके करते चले जाएंगे। जल्दी से करना है ताकि हम यूपी टेट का एग्जाम आने वाला है उसमें भी 30 नंबर कवर कर सकें। वहाँ आपको ग्रामर ज़्यादा पढ़नी है, वहाँ साहित्य का तो कोई काम ही नहीं है। इन ग्रंथों में से 1-2 क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, 1-2 क्वेश्चन वो मैं आपको करा दूंगी, लेकिन वहाँ ग्रामर ज़्यादा मस्ट है। पैराग्राफ आता है, ग्रामर आती है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। पूरी ग्रामर 0 से लेकर सिखाऊंगी। अगर आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है तब भी आप 30 में से 30 ला सकते हैं। वो कैसे, हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे और अपने 30 के 30 नंबर संस्कृत के वहाँ कंप्लीट करेंगे। बस आपको आराम से ध्यान से पढ़ते जाना है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपको, जिसने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी वो बच्चा भी अगर मेरे साथ बना रहेगा तो मैं उसके 30 में से 30 नंबर बड़े आराम से ला कर दूंगी। ठीक है, शर्त यही रहेगी, मेरी सारी वीडियो 1 से 2 बार आपको देखनी पड़ेगी। बहुत जल्द यूपी टेट में हमारी हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, वो पढ़ते रहिए आप। कभी भी एक साथ नहीं पढ़ा जाता, बिल्कुल 0 से स्टार्ट करते हैं और धीरे 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 पढ़ते जाते हैं। लास्ट में जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है हम क्विकली एक रिवीजन भी रखेंगे और फिर उसके बाद हम अपने प्रश्न करेंगे। प्रश्न हालांकि साथ साथ भी करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाए। आप किसी को भी पकड़िए, एक को पकड़िए। जब आपको क्वेश्चन पढ़ने, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके बाद आप क्वेश्चन कहीं पर भी किसी भी चैनल पर पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप किसी की थ्योरी पढ़ें तो एक जगह पढ़ें ताकि आपको एक ही व्यक्ति की कैच हो जाए, कैचिंग पावर, एक व्यक्ति के समझाने का ढंग जिसका भी आपको समझ में आता है। मैं ये नहीं कहती मेरा ही पढ़िए, जिसका भी आपको समझ में आ रहा है उसका पढ़ते रहिए, लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। रोज एक चीज सीखेंगे, 1 से 2 नंबर। कभी ऐसा भी होता है कि आज की क्लास में एक भी नंबर हमने ना पढ़ा हो, लेकिन वो अगले नंबर में सहायता जरूर करेगा। अगर हम वही पढ़ेंगे जो आएगा, ऐसा नहीं होता। जो आएगा वो तब याद रहेगा, तब आप बिल्कुल सारा पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लकार भी पढ़ेंगे, धातु रूप भी पढ़ेंगे, शब्द अर्थ भी पढ़ेंगे, विलोम शब्द भी पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ेंगे और शब्द रूप भी पढ़ेंगे जो आते हैं। और हम पैराग्राफ, अपठित गद्यांश भी आते हैं, तो 5 से 5 नंबर के पद्य भी आता है, गद्यांश में गद भी आता है। दोनों चीजें करेंगे, चाहे गद आए चाहे पद आए। संधि भी करेंगे, समास भी करेंगे, कारक भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे और आपके लेवल की करेंगे। ये जो ग्रामर होती है संस्कृत की वो एंट्रेंस
किसी का भी जहाँ पर भी संस्कृत सब्जेक्ट लगा हुआ है हर जगह काम आती है। कुछ मेरी व्याकरण वाली वीडियो भी पड़ी हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। वो मैंने 8th क्लास के बच्चों के लिए कराई थी, जो आपको उनसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप यूपी टेक प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए होता है, और आप क्या करेंगे 8th तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। जब 8th तक के बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके लिए जो बुक लगाई गई है मैंने उसी से पढ़ाया है, आपको वो भी वीडियो देखनी चाहिए। आगे बाकी मैं सिलेबस से आपकी तैयारी कराऊंगी, आपके 30 नंबर मैं जरूर पक्के कराऊंगी। ये मेरा टीजीटी का ग्रंथ वाले क्वेश्चन चल रहे हैं, ये भी कराते रहेंगे, और वो हम 3 से 4 ग्रंथ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं वो शुरू कर लूंगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि सारी वीडियो आपको आराम से मिल सके। जब तक के लिए जय तु संस्कृतम।